साथियों नमस्कार और आप सबको शुभ दीपावली। ओपिनियन अड्डा की तरफ से आज काफी समय के बाद इस अड्डा में आप सबसे चर्चा हो रही है और आज बात करेंगे जो दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे। आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का ये पहला चुनाव है महाराष्ट्र में जब दोनों तरफ से जो पार्टियों के समीकरण है, गठबंधनों के समीकरण है, वो पूरी तरह गड़बड़ हो चुके हैं। इससे पहले चुनावों में क्या होता था, एक कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन होता था, एक भाजपा शिवसेना का कैंप होता था। अगर विचारधारा के लिहाज से देखें तो ये दोनों ही जो खेमे थे इनमें एक वैचारिक भी समानताएं थी और सालों से बल्कि दशकों से यही समीकरण बने हुए थे। ये मामला उलट पुलट हुआ जब उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर अलग हो गए और उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उसके बाद एकनाथ शिंदे उनको छोड़ करके भाजपा के साथ आ गए और भाजपा और एकनाथ शिंदे की सेना की सरकार बनी और अजीत पवार भी बाद में उसमें शामिल हो गए। तो तभी से ये दो गठबंधन जो हैं, ये दो गठबंधन तो आज भी हैं, लेकिन पार्टियों में बहुत इधर का उधर हो चुका है, उलटफेर हो चुका है। आज दो शिवसेना है, आज दो एनसीपी हैं। कांग्रेस उद्धव के साथ है, उद्धव कांग्रेस के साथ है, भाजपा के साथ अजीत पवार है, अजीत पवार भाजपा और शिंदे के साथ है। यानी सारे समीकरण गड़बड़ हो चुके हैं। अभी की स्थिति पर चर्चा से पहले बस एक बिंदु और एक पृष्ठभूमि के तौर पर बताना चाहूंगी कि ये जो पूरा उथल पुथल इधर उधर हुई पार्टियां, इसके बाद जो पहला महत्वपूर्ण चुनाव था वो था 2024 लोकसभा का और उसमें महायुति यानी भाजपा, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इनको ओवरऑल देखा जाए तो नुकसान हुआ है। हालांकि अगर आप इलेक्शन ऑन इलेक्शन का जो एक तुलनात्मक अध्ययन होता है वो आप करना चाहे तो वो इस स्थिति में नहीं हो सकता क्योंकि पहले पार्टियां और समीकरण अलग थे। तो पृष्ठभूमि में तुलना करने के लिए कोई डेटा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल सीट और स्ट्राइक रेट की दृष्टि से जो महाविकास आघाड़ी है उनको लोकसभा में फायदा हुआ था और उसी के बिना पर वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी कह रही हैं कि लोकसभा के आधार पर कुछ भी तय करना गलत होगा क्योंकि जनता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो महायुति की सरकार है उसमें जनता को जो प्रशासनिक रूप से और स्कीम्स योजनाओं के दृष्टि से जो लाभ मिले हैं उससे बहुत एक फेवरेबल वातावरण महायुति के लिए बना हुआ है। विशेष रूप से माझी लाडकी बहन योजना जो है, जो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से लगभग मेल खाती हुई योजना है, इन सब का प्रभाव मिलेगा। तो इसलिए लोकसभा में जो हुआ वो विधानसभा में नहीं होगा, ये महायुति का दावा है। तो ये तो हुए मोटे मोटे जो समीकरण इस समय बने हुए हैं, लेकिन आज विशेष तौर पर अड्डा में मैं आप सबके सामने वो एक विचित्र सी स्थिति सामने लाना चाहती हूं जो पैदा हुई है अजीत पवार की पार्टी, यानी जो आधिकारिक रूप से एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसकी ओर से नवाब मलिक को मनखुर्द जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इसके पीछे जो तनाव हो रहा है या बयानबाजी हो रही है या नाराजगी है, इसको समझना जरूरी है। साथियों, नवाब मलिक जेल काटकर आए हैं और उन्हें जेल इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में वो जेल गए थे जिसमें जो आरोप था
जो केस था वो ये था कि भ्रष्टाचार में उनके जो लिंक्स हैं वो दाऊद के नेटवर्क के साथ यानी डी कंपनी के नेटवर्क के साथ उनका लिंक पाया गया है, यानी वो उनकी ओर से ऑपरेट कर रहे हैं और इन लिंक्स को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और इसमें वो काफी समय तक जेल में रहे थे और उन पर मुकदमा चलता रहा। अब इसी बीच में नया घटनाक्रम ये हुआ कि अजित पवार शरद पवार वाली एनसीपी को छोड़ करके भाजपा के साथ आ गए और महायुति की सरकार में शामिल भी हुए और वो खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री भी बने और इस तरह से गठबंधन के 2 की जगह 3 घटक हो गए। अब यहां तक तो मामला ठीक चल रहा था। ये ठीक है कि कुछ 1-2 और नेताओं को लेकर भी इस विशिष्ट गठबंधन में थोड़े मनमुटाव या कुछ एक विचारों में कुछ तकरार की स्थिति बनती रही, क्योंकि आप जानते हैं कि दशकों से पारंपरिक रूप से बीजेपी सेना एक तरफ, एनसीपी दूसरी तरफ, ये एक दूसरे को से लड़ते आए हैं, बिल्कुल ब्लॉक के स्तर पे, मोहल्ला के स्तर पे, और इनके कार्यकर्ताओं को ये अनुभव है कि एक दूसरे को अटैक करना इनका वो शुरू से चलता रहा था जब तक ये फेरबदल नहीं हुआ। और यही नहीं, सुनील तटकरे जैसे कुछ नेता ऐसे थे जिन पर भाजपा ने पूरा अभियान, एक कैंपेन चलाया था करप्शन महाराष्ट्र में, जब उनकी सरकार थी तो उसमें भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। तो इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ी कार्यकर्ताओं में, काडर में एक असहजता की स्थिति बनती है कि आप जिसके खिलाफ लगातार लड़ रहे थे, जिसके खिलाफ अभियान चला रहे थे, जिसके खिलाफ वोट मांगने जाते थे, उसके समर्थन में वोट मांगना। और यही कारण था कि आप सब ने खबरें पढ़ी होंगी कि जब लोकसभा में महायुति का जो प्रदर्शन था वो संतोषजनक नहीं था, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा, और उसमें भी सबसे कम स्ट्राइक रेट अजित पवार की पार्टी का था, सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे की शिवसेना का था। तो ये बातें उठी थी, संघ की पत्रिका में भी ये लिखा गया था कि भाजपा का काडर जो था उसने एकनाथ शिंदे को तो स्वीकार किया, अजित पवार की पार्टी को स्वीकार नहीं किया। इस तरह के बयान भी कुछ लोगों के आए जिसमें ये कहा गया कि ये प्रदर्शन खराब होने के पीछे सबसे प्रमुख कारण अजित पवार की पार्टी और उनकी राजनीति थी। पर अब वो सब बातें पीछे हो गई हैं। उसके बाद महायुति ने एकजुटता का, साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संदेश भी दिया। और अगर तुलनात्मक रूप से आप देखें महाविकास अघाड़ी से, तो तमाम रेबेलियन और एक दूसरे के खिलाफ लोग जो खड़े हो रहे हैं बागी, उसके बावजूद मोटे तौर पर सीटों का समझौता जो था वो एक ठीक ठीक तरीके से पूरा कर लिया गया अंतिम समय पर। लेकिन जो सबसे इस समय एक स्वाद बिगाड़ने वाला आप कह लें जो मुद्दा बना है, वो आया है अजित पवार का नवाब मलिक को कैंडिडेट बनाना। सीधी सी बात है साथियों, भ्रष्टाचार के मुद्दे तो फिर भी चल जाता है। वैसे तो भ्रष्टाचार का आरोप खुद अजित पवार पर भी लगा था और उनकी पार्टी के कई नेता, जैसे मैंने आपको बताया सुनील तटकरे, इस तरह के और भी नेता हैं जिन पर आरोप भी थे, कुछ केस भी चल रहे थे। लेकिन जब मामला देश का आता है, जहां देश की सुरक्षा, हमारी अखंडता उसमें जुड़ी हुई है, तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। और अगर इस किसी के व्यावसायिक या राजनीतिक या किसी भी किस्म के ताल्लुकात डी कंपनी जैसे किसी आतंकी उसके साथ हैं, तो फिर ये मामले को भ्रष्टाचार के मामलों की तरह हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये आप मानते हैं। इसीलिए हमारी ये सूचना है, ये हमारे सूत्रों ने कहा है कि अजित पवार चुनावों को लेकर जब विचार विमर्श शुरू हुआ, उसी समय से बार बार ये चाहते थे कि नवाब मलिक को अपनी पार्टी से मैदान में उतारे, लेकिन भाजपा और शिंदे की तरफ से इस पर गंभीर आपत्ति थी और इसीलिए अभी तक ये मामला दबा हुआ था। और ये भी, और आप लोग ये ध्यान रखें कि नवाब मलिक की बेटी पहले ही चुनाव लड़ रही है, सना मलिक।
मगर वो दूसरी बात है, क्योंकि सना मलिक अपने आप में एक इंडिविजुअल हैं और उन पर कोई आरोप नहीं है। लेकिन नवाब मलिक के केस में भाजपा ने, ये हमारे सूत्रों ने बताया, कि बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया था अजित पवार को कि उनको चुनाव मैदान में उतारना गठबंधन के लिए उचित नहीं होगा। फिर भी अंतिम दिन नवाब मलिक को अजित पवार ने मनखुर्द विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा, जिसके बाद गठबंधन में एक तल्खी, एक असहजता की स्थिति स्वाभाविक थी। और पहले बीजेपी के जो मुंबई के अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, उनकी तरफ से मराठी में आधिकारिक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन इस नामांकन के पक्ष में नहीं है और इसीलिए नवाब मलिक हमारे उम्मीदवार नहीं है, भले उनको अजित पवार ने टिकट दिया हो। और महायुति का आधिकारिक जो कैंडिडेट होगा, वो जो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कैंडिडेट ऑफिशियली अनाउंस किए गए हैं, महायुति का आधिकारिक कैंडिडेट उसको माना जाए। अब इससे ये साफ था कि नवाब मलिक को लेकर महायुति में जो मतभेद थे, भाजपा शिंदे एक तरफ और अजित पवार की पार्टी को, वो दोनों में सुलह नहीं हो पाई और अजित पवार ने अपनी मर्जी से ये नाम घोषित कर दिया। लेकिन बुधवार की सुबह मामला और आगे बढ़ा, जब इस तरह की सुर्खियां आने लगी और भाजपा के पूर्व सांसद, जाने माने पार्टी के नेता हैं मुंबई के किरीट सोमैया, उन्होंने ये भी कह दिया कि न सिर्फ नवाब मलिक महायुति के कैंडिडेट नहीं हैं, बल्कि हम पूरी ताकत लगाकर नवाब मलिक को हराएंगे। तो ये साफ हो गया कि कम से कम नवाब मलिक के कैंडिडेचर को लेकर महायुति में गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। अब साथियों, बुधवार की शाम तक थोड़ा स्थिति को संभालने के संकेत मिलने लगे थे और ये कहा जा रहा था कि भले ही नामांकन की तारीख निकल गई है, लेकिन विड्रॉयल की तारीख तो नहीं निकली है। पहले देखिए, हम कोई ना कोई सुलह करेंगे, आपस में बातचीत करके इसका कोई एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अब निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, ये तो हमें 1-2 दिन बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मनखुर्द में महायुति के 2 कैंडिडेट हैं। महायुति के आधिकारिक कैंडिडेट एकनाथ शिंदे को बताया कि जो उम्मीदवार है उनको बताया जा रहा है, लेकिन अजित पवार की पार्टी की तरफ से नवाब मलिक भी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल कर चुके हैं। लेकिन साथियों, सवाल केवल मनखुर्द विधानसभा का नहीं है। सवाल ये है कि जब नवाब मलिक को लेकर भाजपा में इतना स्पष्ट भाजपा का विचार कहा गया था, उसके बावजूद अजित पवार ने ऐसा क्यों किया कि नवाब मलिक को फिर भी टिकट दिया? क्या अजित पवार महायुति को, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं? क्या वे भारतीय जनता पार्टी को प्रोवोक कर रहे हैं? क्या ऐसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहते हैं कि भले ही वो गठबंधन में हैं, लेकिन अपनी पार्टी के कुछ मुद्दों या नेताओं को लेकर वो अपना पुराने स्टैंड में किसी तरह का कोई भी फेरबदल या एडजस्टमेंट नहीं करेंगे? साथियों, ये बात आज की नहीं है, दशकों से ये चला आ रहा है कि जब आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, खास तौर से ऐसी पार्टी के साथ जिसके साथ आपका वैचारिक बहुत ज्यादा समानता नहीं रही है, वैचारिक रूप से थोड़े अलग अलग धाराएं रही हैं, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स होती हैं। आप बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार के साथ एनडीए में तरह तरह के मुद्दों पर वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन दोनों तरफ से एडजस्टमेंट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो करती ही है, जिसको लेकर कई बार विवाद भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जेडीयू को भी बार बार करना पड़ता है और तभी ये काम चल रहा है। और ऐसे ही आप अलग अलग राज्यों में जाकर देखिए, उत्तर प्रदेश में हो या कहीं भी हो, दक्षिण भारत में हो। फिलहाल एक उदाहरण चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का भी दिया जा सकता है। तो यानी आप पूरा इतिहास देख लीजिए गठबंधन राजनीति का, तो अगर कोई भी पार्टी किसी बात को लेकर इतनी रिजिड हो जाए और ये कहे कि कुछ भी हो जाए मैं तो यही करूंगा, तो इससे गठबंधन धर्म पर असर पड़ता है और इसका प्रभाव
फिर एक पार्टी पर नहीं पड़ता, पूरे अलायंस पर पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर नवाब मलिक विड्रॉ नहीं करेंगे तो ये तय है कि महायुति के घटकों के ही 2 कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ेंगे, आप समझ सकते हैं। और उस स्थिति में क्या होगा कि अजीत पवार की पार्टी के वोट अगर नवाब मलिक को जाएंगे तो महायुति का नुकसान होगा, और अगर अजीत पवार के इसी तरह से एकनाथ शिंदे का, यानी नुकसान तो आखिरकार वो अपनी ही पार्टी का, अपने ही गठबंधन का करेंगे। इसी तरह से जो परसेप्शन लॉस है, ये तो ही मनखुर्द की विधानसभा में वोटों की का गणित हो सकता है, इससे जो वातावरण पैदा होगा उसका असर दूसरी विधानसभाओं पर भी पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज जिस तरह हम और आप अड्डा पर ये चर्चा कर रहे हैं नवाब मलिक के मुद्दे का, तमाम मीडिया में हर जगह अब ये चर्चा होने लगी है कि देखो अजित पवार ने बीजेपी के आपत्ति के बावजूद नवाब मलिक को मैदान में उतारा है, और इसको लेकर पूरे जो एक पूरा विश्लेषण और बातें और तरह तरह के सवाल तो होते ही हैं। अब मुद्दा सिर्फ ये है कि अजित पवार ने ऐसा क्यों किया। क्या अजित पवार के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी है जो नवाब मलिक को चुनाव मैदान में उनको उतारना ही पड़ रहा है, महायुति के डिप्टी सीएम होने के बावजूद उनको अपने गठबंधन की इच्छा के खिलाफ जाना पड़ रहा है। या क्या अजित पवार महायुति में कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं, एक तरह का ताकत का संकेत वो दे रहे हैं, एक शक्ति प्रदर्शन या परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के बॉस हैं और महायुति की सभी बातों पर एक साथ जो एक सहमति है वो नहीं हो सकती। फिलहाल स्थिति इवॉल्विंग है, स्थिति गतिमान है, और ये देखना पड़ेगा कि मनखुर्द के विधानसभा में अंततः क्या होता है, क्या समीकरण बनता है, और इसके प्रभाव से पूरे गठबंधन में किस तरह का संदेश जनता में जाता है महायुति की ओर से। इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि ये कदम कहीं ना कहीं अजित पवार की ओर से गठबंधन धर्म का उल्लंघन हुआ है, और ये अनावश्यक कदम था, इसका कोई रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन अजित पवार ने ऐसा नहीं किया। फिलहाल आप सबको दीपावली की पुनः शुभकामनाओं के साथ आज का अड्डा यहीं पर। दीपावली के पश्चात हम फिर मिलेंगे एक और देश से जुड़े नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।